जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज से हमारी एनवायरनमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की यह क्लास स्टार्ट हो रही है। होनी तो हालांकि सोमवार 3 जनवरी से थी, लेकिन तैयारी करने के लिए एक दिन क्यों वेस्ट करना है, इसलिए यह हमारी 2 जनवरी रविवार से ही आज से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है डेली आपको शाम को 7 बजे 7 PM पर डेली आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। यदि इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो डेली आप शाम को 7 बजे चैनल को विजिट करें, डेली आपको यह वीडियो देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो MP टेट वर्ग 3 है, 5 मार्च से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी डेट को तैयारी करने की अंतिम तिथि मानते हुए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे अपन। और जैसा कि आपके सिलेबस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टॉपिक वाइज एक वीडियो में कवर हो गए एक टॉपिक से, तो एक वीडियो में कवर करेंगे। 2 वीडियो में होंगे तो 2 वीडियो में आपको एक टॉपिक से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट के, तो एनवायरनमेंट की तैयारी इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि ये जो 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में से इस लेवल तक की तैयारी होगी। 30 क्वेश्चन में से 30 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो वीडियोस आती हैं उन वीडियो में से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर जब भी यह वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा परिवार एवं हमारे मित्र, आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है और क्वेश्चन पेपर में भी पहला क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। परिवार के प्रकार कितने होते हैं, तो दोस्तों परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एकल परिवार, जिसे हम केंद्रीय परिवार भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, ये हो जाते हैं। इसके अलावा सत्ता के आधार पर भी परिवारों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, जिसमें मातृ सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन ए है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन बी है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। ऑप्शन 3 है संपूर्ण परिवार जिसमें उनके बच्चे, माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार होता है। परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं वे एकल परिवार कहलाते हैं, एकल या फिर केंद्रीय परिवार कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार कौन से होते हैं, तो संपूर्ण परिवार जिसमें उनके बच्चे, माता पिता, विवाहित बच्चे सभी निवास करते हैं वे संयुक्त परिवार कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक सामाजिकरण क्या है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो सामाजिकरण क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण में व्यक्ति अपने समाज में रीति रिवाज और परंपराओं आदियों को सीखता है। उस प्रकार से समाज में किस प्रकार से उसका विकास होता है, किस प्रकार से उसकी गतिविधियां होती हैं, किस प्रकार से वह समाज के जो परंपराएं होती हैं उन्हें ग्रहण करता है, ये कहलाता है सामाजिकरण। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला है लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़के जो होते हैं लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो क्या यह कथन सही होगा, क्या यह कथन सही हो सकता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित कथन है। तो दोस्तों यह जो कथन है यह एक रूढ़िवादी कथन है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा समाज में मान लिया जाता है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह जो कथन है यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित यह कथन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस से है। शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस से है ये आपको बताना है। तो दोस्तों बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, या फिर अनिवार्य शिक्षा से। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है यह किससे, बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाल विवाह से।
शारदा एक्ट कब पारित किया गया था, इसे कब लागू किया गया था? तो यह पारित किया गया था दोस्तों कब? 1929 में। और इसे लागू किया गया था कब? 1 अप्रैल 1930 से। 1 अप्रैल 1930 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, क्या है शारदा एक्ट? तो शारदा एक्ट में जो लड़कों की आयु है उसे न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़कियों की आयु को न्यूनतम, जो पहले हो देखते थे आप, पहले बाल विवाह कर दिए जाते थे, विवाह की कोई भी उम्र डिसाइड नहीं थी, ठीक है, तय नहीं थी, तो वहाँ पर बाल विवाह कर दिए जाते थे। लेकिन इसमें शारदा एक्ट आने के बाद में लड़कियों की आयु, जो विवाह की आयु से 14 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़कों की आयु को 18 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ये था अपना शारदा एक्ट। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या फिर धार्मिक केंद्र से? तो बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है कहाँ से? परिवार से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होता है। परिवार के जरिए ही जो बच्चा होता है वह समाज में गतिविधियाँ करता है, ठीक है, समाज के रीति रिवाजों को सीखता है और यहीं से सबसे पहले उसका सामाजिकरण होना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर ये सभी। सामाजिक बुराइयों का कौन सा यहाँ पर कारण है? तो बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये सभी सामाजिक बुराइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग के 2 वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, या फिर ऑप्शन टी है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। तो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो यहाँ पर जो रहती है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। किसी भी परिवार में जो सदस्य होते हैं सभी सदस्यों की जो आय है वो भिन्न जमा नहीं की जाएगी, बल्कि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर सभी की आय जमा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह परिवार की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 2 भिन्न लिंग के व्यक्ति एक साथ रहते हैं, उसे हम परिवार कहेंगे। परिवार में समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी परिवार की विशेषता हो जाती है। और सुरक्षा एवं बच्चों का उत्तरदायित्व भी सभी सदस्यों के ऊपर परिवार में होता है, तो ये भी परिवार की विशेषता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, किसके द्वारा बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय का जो है स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जम्बोजी महाराज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु जम्बोजी महाराज के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। क्या है बिश्नोई संप्रदाय? तो दोस्तों राजस्थान में एक संप्रदाय होता है, एक जाति पाई जाती है जो जैसे बिश्नोई जाति बोलते हैं। ठीक है, और 1542 में गुरु जम्बोजी महाराज ने ये संप्रदाय स्थापित किया था, जैसे बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जम्बोजी महाराज ने कितने 29 नियम बताए थे और इस संप्रदाय को मानने वाले इन 29 नियमों का पालन करते हैं। 29 नियम कौन कौन से? तो ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। ठीक है, जितना हमें याद रखना है वो आपको यदि यही याद रखना है, 29 नियम इन्होंने बताए थे 1542 में जम्बोजी महाराज ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने प्रकार के परिवार होते हैं? कितने प्रकार के परिवार होते हैं? तो दोस्तों परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं परिवार के सदस्य संख्या के आकार पर। तो इसके आकार पर 2 ही प्रकार के होते हैं, एक आपका संयुक्त परिवार होता है, दूसरा आपका एकल परिवार या फिर केंद्रीय परिवार हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अधिकार के आधार पर भी परिवारों का विभाजन किया जा सकता है, जिसमें पितृसत्तात्मक परिवार या फिर मातृसत्तात्मक परिवार हो सकता है। निवास स्थान के आधार पर भी परिवार का विभाजन किया जा सकता है, वंश नाम के आधार पर किया जा सकता है, विवाह के आधार पर, उत्तराधिकार आदि के आधार पर परिवारों का विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी परिवार को दर्शाया जा सकता है, किसी परिवार को दर्शाया जा सकता है।
तो दोस्तों परिवार जो होता है एक वृक्ष के समान होता है, पारिवारिक वृक्ष की तरह से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी परिवार को किसके समान, पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले एक वृक्ष, इसे हम मान के चलते हैं एक वृक्ष होता है, ये एक परिवार है, ठीक है। इससे कई शाखाएं निकलती हैं वृक्ष से। इसी प्रकार से आपका परिवार होता है, पहले एक परिवार होता है, उससे कई परिवार निकलते हैं, ठीक है। तो इसे पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जा सकता है। जो वृक्षों की शाखाएं होती हैं उसे हम परिवार के सदस्यों से कंपेयर कर सकते हैं, उसे परिवार के सदस्य मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, लेकिन परिवार से संबंधित है, ठीक है। रिश्ते नातों से संबंधित हो, ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। यदि एक्स बाई के पुत्र का भाई है, एक्स जो है यह बाई के पुत्र का भाई है, तो एक्स का बाई से क्या संबंध है। एक्स का बाई से संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बाई का पुत्र जो है इसका पुत्र होगा, यह इसका पुत्र, मतलब बाई का जो पुत्र का पुत्र है यह दादा हो गया, ठीक है। बाई कौन हो गया, दादा हो गया। और ये इसका भाई है, बाई कौन है, तो बाई एक्स जो है बाई का क्या हो जाता है यहाँ पर, पोता हो जाएगा, नाती पोता हो जाएगा, ठीक है। जो आपका एक्स हो जाएगा यह बाई के पुत्र का पुत्र के भाई है, तो यह क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं, पुत्र, पाता, भाई या फिर चाचा। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पोता। यहाँ पर पोता होना चाहिए, पाता नहीं, पोता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पोता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छायाचित्र की तरफ लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक छायाचित्र है, दीवार पर मान सकते हैं, एक चित्र यहाँ पर लगा हुआ है इसकी ओर इशारा करते हुए अमर कहता है, कौन कहता है, अमर कहता है कि उसकी माता का भाई, मतलब किसकी, इस लड़की की माता का भाई मतलब लड़की का मामा, मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। लड़की का जो मामा है अमर की माता के पिता का इकलौता पुत्र है, तो अमर का भी मामा हो गया, ठीक है। माता के पिता का इकलौता पुत्र कौन हो गया, पिता मतलब माता का पिता नाना, नाना का पुत्र इकलौता, इसका ही मामा हो गया। तो जो इसका मामा है वही इसका मामा है, ठीक है। तो मामा की जो सेम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अमर का लड़की से क्या संबंध हो जाएगा, तो अमर का लड़की से संबंध हो जाएगा, अमर ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे यहाँ पर। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, माता, बहन, पुत्री या फिर भतीजा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहन, ठीक है। अमर का लड़की से क्या संबंध है, तो अमर का लड़की से संबंध है बहन का है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है, तो वे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। चिकना और साफ बनाने के लिए किया जाता है, खुदरा बनाकर घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए किया जाता है, या फिर कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। अगला है, कुरुख कहाँ के लोगों की भाषा है। कुरुख जो है कहाँ के लोगों की भाषा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मिजोरम की, मणिपुर की, राजस्थान की और झारखंड की। तो कुरुख जो है यह झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, उराव, ठीक है। उराव जनजाति झारखंड में पाई जाती है, और इसी जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कुरुख बोलते हैं, जो झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ये देखिए थर्ड फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, और सभी को पता होना ही चाहिए कि दिन रात आकर होते क्यों हैं। जो पृथ्वी होती है ये अपनी धुरी पर घूमती है, जब ये एक चक्कर पूरा कर लेती है तो एक दिन यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर सूर्य है, तो जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगी, सबसे पहले जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहेगा उस भाग में उजाला रहेगा। जैसे जैसे पृथ्वी अपना घूर्णन पूर्ण करती जाती है वैसे वैसे इसका विपरीत साइड अंधेरा होता जाता है, और इसके क्लॉकवाइज में क्या होता जाता है, उजाला होता जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। बहुत ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, हालांकि सभी लोग पहले से जानते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज प्रथा, बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो दहेज प्रथा है और जो बाल श्रम है ये क्या है, यह सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है, सामाजिक बुराइयां हैं दोनों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है।
तो वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त करने के लिए कौन सा पौधा उत्तरदायी है? तो यहाँ पर मटर का पौधा जो होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है, मटर। ठीक है, मटर सबसे अधिक नाइट्रोजन मुक्त करता है। इससे नाइट्रोजन का वायुमंडल में जो गैस है सबसे अधिक वैसे नाइट्रोजन ही पाई जाती है 78%। ठीक है, लेकिन मटर का जो पौधा होता है यह नाइट्रोजन को उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोयला है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवाहक पशु है? शेर, तो तेंदुआ, गिधड़ या फिर गधा। कौन सा है? तो गधा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, गधा मालवाहक पशु है। और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हम सभी जानते हैं कि भारत का, एक मिनट, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस है। इसे राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया था, कब घोषित किया गया था? 1947 में, 1950 में, 1960 में या फिर 1963 में। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।